नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। 14 सितंबर है दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। सुबह एडिटोरियल में मैंने इसके बारे में बात नहीं की। मुझे लगा कि हिंदी दिवस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। इसलिए हिंदी दिवस कैसे शुरू हुआ, हिंदी को हमारी देश की सरकारें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं। कभी कभी ये समझा जाता है पॉपुलर कल्चर में कि जो प्रेजेंट की रूलिंग गवर्नमेंट है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सरकार है बीजेपी की, यही हिंदी को प्रमोट करती है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले जो सरकार रही है, चाहे वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की हो, चाहे और भी रही हो, कहीं ना कहीं सबने हिंदी के प्रमोशन के लिए काम किया है। तो ऐसा क्या है इस हिंदी में कि इसको प्रमोट किया जाता है, जबकि आप देखोगे कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदी के ज्यादा इस्तेमाल के अगेंस्ट में बात करता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हिंदी को एक लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया गया हमारे देश में तो शायद उनकी भाषा को इग्नोर किया जाए। अभी अगर इस तरीके की कोई फीलिंग है तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि उनको यह बताया जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहां पे मैं आपको बताऊंगा हिंदी दिवस का सिग्निफिकेंस और कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिंदी दिवस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। इस वीडियो को मैं बहुत छोटा रखने वाला हूं, मुझे पता है ज्यादा बड़ा रखूंगा तो वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड और आपकी नॉलेज से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। ये आपको देश का नक्शा दिखा जा रहा है दोस्तों, और आपको हिंदी हर्टलैंड यहां पे नजर आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलाका मैं ब्लैक से डॉट कर रहा हूं, जो आपको यहां पे ऑरेंज फॉर्म में नजर आ रहा है, ये आपका हिंदी स्पीकिंग एरिया है। अब जरा बाकी इलाके पे नजर मारते हैं। जो गुजरात है वहां पे गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, आपका कर्नाटका स्टेट में कन्नड़, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाके में तेलुगु, ओडिशा में उड़िया, बंगाल में बंगाली। अभी ये तो मैंने आपको कोई कोई खास बात बताई नहीं। बात यह है दोस्तों कि अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की बात करिए तो जो हिंदी लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है ब्रह्मी स्क्रिप्ट से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले आई ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुए तो आई गुप्त स्क्रिप्ट। गुप्त स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुए तो आई देवनागरी स्क्रिप्ट। और देवनागरी स्क्रिप्ट से 120 लैंग्वेजेस निकली हैं, 120 भाषाएं निकली हैं, जिनमें से एक हिंदी है। तो गुजराती की बात कर लीजिए, मराठी की बात कर लीजिए, नेपाली की बात कर लीजिए, उड़िया की बात कर लीजिए, बंगाली की बात कर लीजिए, ये सब आपकी देवनागरी भाषा से निकली हैं। इसीलिए आप देखोगे कि मराठी को हिंदी से कंपेयर करिए, चाहे उड़िया को हिंदी से कंपेयर करिए, चाहे बंगाली को हिंदी से कंपेयर करिए, चाहे नेपाली को हिंदी से कंपेयर करिए, आपको एक जैसी लगेंगी। इनफैक्ट पाकिस्तान में आप चले जाइए और उर्दू को हिंदी से कंपेयर करिए तो बोलचाल में तो बिल्कुल एक जैसी लिखी लगेगी, लेकिन जो लिखने की स्क्रिप्ट है उर्दू की वो अलग हो जाती है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट से 120 भाषाएं निकली हैं, जिसमें से एक हिंदी है। तो अगर इंडिया की ओवरऑल डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात की जाए तो आप देखोगे कि 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की पहली भाषा निकल के आती है हिंदी, और 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन की दूसरी भाषा निकल के आती है हिंदी। इनकी पहली भाषा है या तो गुजराती या मराठी या कोंकणी या उड़िया, बंगाली, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट से निकली हुई भाषा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट से निकली हुई भाषा को समझा है उनके लिए हिंदी समझना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए 40% प्लस 30%, आप कह सकते हो 70% ऑफ द जो इंडियंस है वो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ रूबरू हैं। अब यहां पे तीन कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं दोस्तों, और वो तीन कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? एक है राजभाषा, एक है आपका राष्ट्रभाषा, और तीसरा है आपका राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। सबसे पहले समझते हैं राजभाषा का कंसेप्ट। आपको पता है हमारे संविधान में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनके पास ये आजादी है कि वो अपने ऑफिशियल कामों के लिए किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती एक राज्य भाषा है, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, जितने भी गवर्नेंस वर्क्स हैं, उनके लिए जिस भाषा के प्रयोग को हामी भरी गई है उसको बोला जाएगा राज्य भाषा। फिर बात करते हैं हम लोग राजभाषा की। ठीक है, राष्ट्रभाषा पे थोड़ी देर में आते हैं। राजभाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज। राज्यभाषा भी स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा भी स्टेट लैंग्वेज है, लेकिन राज्य भाषा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक लिमिटेड होगी, राजभाषा पूरे देश के लिए है। जब हमारा
देश आजाद हुआ तो बोला गया कि हिंदी राजभाषा होगी, यह बोला गया कि भाई इंग्लिश राजभाषा होगी। लेकिन उस समय पे एक आवाज उठी कि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बनाइए, नेशनल लैंग्वेज भी बनाइए। अब बात यह हो गई दोस्तों कि बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उस समय पे, उन्होंने बोला कि भाई अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हो तो क्या बाकी भाषाएं अराष्ट्रीय हैं, क्या उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है? तो इशू कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज होने लगा। इसलिए आप देखोगे इस समय पे हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी के साथ 21 और भाषाएं जो कि आपकी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी। तो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी 22 भाषाएं हैं, सारी की सारी राष्ट्रभाषाएं। हिंदी एक अकेली राष्ट्रभाषा नहीं है। और पूरे देश की राजभाषा की बात कर लीजिए तो हिंदी और इंग्लिश तो है ही। समझ गए दोस्तों? तो यहां पर राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। राजभाषा जो स्टेट का लेजिस्लेचर बोले कि हाँ भाई इसमें काम हो सकता है, राजभाषा में हिंदी और इंग्लिश निकल के आती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा की बात कर लीजिए तो 8वें शेड्यूल में जितनी भी 22 की 22 भाषाएं मिलती हैं वो आपकी राष्ट्रभाषा की कैटेगरी में आती हैं। हिंदी एक अकेली राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखिएगा, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा मतलब लिंक लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो पूरे देश की मैक्सिमम जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, कोई भी भाषा के जो बोलने वाले लोग थे वो इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े हिंदी का बोलने वाला क्राउड था। अब अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी दिवस की बात की जाए, तो भाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और खासकर ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पे इसको नहीं मनाया जाता, क्योंकि वहां पे जो हिंदी की पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, आप देखोगे हिंदी वॉज अडॉप्टेड एज वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ बीओहर राजेंद्र सिम्हा। इनके साथ किसी ने एफर्ट लगाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास। भैया जिसने भी हिंदी लिटरेचर पढ़ा है उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, इन सब के नाम पता होंगे। ठीक है, ये भैया आप कह सकते हो कि हिंदी लिटरेचर के रिनाउंड आपके वो है, मतलब दिग्गज है। ओके, एक्चुअली मैंने अपना जो ऑप्शनल था दोस्तों, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर ही था, हिंदी साहित्य था, तो मुझे इस इशू के बारे में काफी कुछ पता है, बट मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जल्दी खत्म करूंगा। हिंदी दिवस को जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक्चुअली में ये जो बीहोहर राजेंद्र सिम्हा है ना, इनके एफर्ट्स की वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इनके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन कब मिला? जब 14 सितंबर 1949, जब बीहोहर राजेंद्र सिम्हा का 50वां जन्मदिन था, उस समय पे हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया। अब भाई बात करते हैं कि इस हिंदी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए, इस हिंदी के एवोल्यूशन के लिए दोस्तों आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा। यहां पे आपको समझ में आ रही है, सामने दिख रही है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ये तो दिख रही है आपको 1936 की एक संस्थान का मैं आपको नाम बताता हूं, जिसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नागरी। इसको बोला जाता था नागरी प्रचारणी सभा या फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा। लिखने की जरूरत नहीं, मैं सुनते जाइए। क्वींस कॉलेज है वाराणसी में, 1893 में सभा बनी। यह सभा ने क्या शुरू किया? यह सभा ने शुरू किया आपका अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। यह अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन साल में एक बार होता था। इस साहित्य सम्मेलन में जितने भी हिंदी भाषा के दिग्गज थे वो जाते थे, अपनी नॉवेल्स का ब्यौरा देते थे। जो हिंदू सोसाइटी थी, जो उस समय की इंडियन सोसाइटी थी, उसकी जो दकियानुसी ख्यालात थे वो इस साहित्य सम्मेलन में जाके बताते थे। और महात्मा गांधी जी भी हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने कई बार पार्टिसिपेट किया है। और एक बार जब महात्मा गांधी जी ने इस हिंदी साहित्य सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि देखिए, हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जनमानस की भाषा है। देखिए, महात्मा गांधी जी फैक्ट पे चलने वाले इंसान थे। महात्मा गांधी जी देश को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को पता था कि अगर देश को जोड़ना है इन अंग्रेजों से आजाद करने के लिए, तो देश को कल्चरली जोड़ना पड़ेगा। अभी कल्चरली जोड़ना पड़ेगा तो आपको लोगों की आइडेंटिटी को मिलाना पड़ेगा, और आपकी फर्स्ट अपीयरेंस, जो आपकी शक्ल है, उसके बाद अगर आपकी आइडेंटिटी को कोई चीज बताती है तो वो आपकी भाषा है।
और देश की कल्चरल यूनिटी को बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी ने 1936 में बनाया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इसको बनाने के बाद आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश में जाके हिंदी को लोगों को सिखाने की कोशिश की गई। और वो उस समय पे साउथ इंडिया में पहुंचे। अभी उस समय पे स्टेट्स तो थे नहीं, उस समय पे ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा साउथ इंडिया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और वहां के लोगों ने महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया, उन्होंने हिंदी को समझने की कोशिश की। तो इस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने क्या किया, हजारों लोगों को हिंदी सिखाई, हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका बनाने की कोशिश की, मतलब एक ऐसी भाषा बनाने की कोशिश की जो देश की मेजॉरिटी ऑफ द जनता बोलती है। इस हिंदी दिवस के थ्रू क्या किया जाता है, कभी अगर आपने आगे एग्जाम क्वालिफाई किया दोस्तों, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंचे या किसी हिंदी राज्य की स्टेट सर्विसेज में पहुंचे, तो वहां पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, वहां पे स्पेसिफिकली हिंदी को प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो हिंदी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। और वहां पे आप देखोगे कि जिन लोगों को हिंदी आती है, जो लोग अपना सारा का सारा ऑफिशियल काम हिंदी में करते हैं, नोटिंग हिंदी में पुटअप करते हैं, लेटर हिंदी में बनाते हैं, उनको एक इंक्रीमेंट जाना ज्यादा देना। तो इस तरीके के बहुत से स्टेप्स चले हैं हमारी सरकार ने हिंदी को प्रमोट करने के लिए। समय समय पे पखवाड़ा बनाए जाते हैं, हिंदी पोएट्स को इनकरेज किया जाता है। तो अब इस तरीके की चीजें हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देनी, हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देनी। देखिए, हिंदी हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी को इंक्लूड करने की कोशिश करता है इंडिया, क्योंकि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप देखिए, मैंडरिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरेबिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब अगर इंडिया में आजादी के बाद की बात की जाए, तो आजादी के बाद जो हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ इंडिया में, उसके अगेंस्ट बहुत सी आवाजें उठी और यह बोला गया कि भाई भाषा के आधार पर आप स्टेट्स को बांटिए। अब शुरुआत में तो यह लगा कि अगर भाषा के आधार पर स्टेट्स बांट दिए जाएंगे तो देश में डिविजिव टेंडेंसीज आ जाएंगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आप देखो, भाषा के आधार पर बहुत से स्टेट्स बने, आंध्र प्रदेश बना, तमिलनाडु बना, इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा अलग हुए, वो भी भाषा के आधार पर अलग हुए। तो क्या इससे नेशनल यूनिटी कम हुई? नहीं, नेशनल यूनिटी कम नहीं हुई है। आज की डेट में आप देखो, भले ही स्टेट्स भाषा के आधार पर बने हो, लेकिन उससे हमारी नेशनल यूनिटी आगे बढ़ी है। ओके, क्योंकि वहां के लोगों को यह लगा कि नहीं भाई, हमारे ऊपर किसी दूसरी भाषा को थोपा नहीं जा रहा है, और अपने आप से वहां के बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखने की कोशिश की। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब चेन्नई में जॉब कर रहा था, मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो मेरे पहचान के एक पर्सन थे, वो इलाहाबाद के थे, कोर यूपी के। तो वो चेन्नई में काम कर रहे थे, लगभग हो गए थे उनको 4 या 5 साल काम करते हुए। मैं उनसे एक बार मिलने गया, तो वहां पे एक लोकल पर्सन आया, उसके साथ वो फ्लुएंट तमिल में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा, सर आपने तमिल आती है? क्योंकि तमिल मैं नहीं सीख पाया, मैं वैसे तो ज्यादा दिन रहा नहीं चेन्नई में, 3 ही महीने रहा, बट तमिल एक मुश्किल भाषा है। इनफैक्ट कोई भी भाषा मुश्किल है। अभी अगर आप एक तमिल स्पीकिंग पर्सन से बोल दोगे कि हिंदी सीखो, तो उसके लिए मुश्किल होगी। हिंदी स्पीकिंग पर्सन से बोल दोगे तमिल सीखो या मलयालम सीखो, तो उसके लिए मुश्किल होगी। एक हिंदी स्पीकिंग पर्सन से बोलोगे गुजराती सीखो, मराठी सीखो, कोंकणी सीखो, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे लिपि सेम हो जाती है। लेकिन यहां पे लिपि अलग अलग हो जाती है, क्योंकि वो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, उनकी लिपि अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, तभी तो क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी में आती है वो। तो उनको बिल्कुल फ्लुएंट तमिल आती थी। यहां पे यूटिलिटी का सिद्धांत आ जाता है दोस्तों। आप किसी एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे अगर आप उस भाषा को सीख लेते हो तो आपको काफी फायदे हैं, ये यूटिलिटी है। जो साउथ इंडिया के लोग हैं, उनको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, जब ऑब्वियसली वो किसी ऐसे इलाके में आएंगे जहां पे हिंदी एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, वो हिंदी सीखेंगे क्योंकि उनके लिए यूटिलिटी है। अगर वो वहां पे नहीं जाएंगे तो वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनकी यूटिलिटी नहीं है। मैं मान लीजिए मुंबई में रह रहा हूं, यहां पे सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मराठी मुझे भी बोलने आ गई है, क्योंकि मराठी लोग बोलते हैं तो मुझे आनी चाहिए भाई। ओके, अगर मैं तमिलनाडु में लंबा रहता तो मैं भी तमिल सीखता। तो यहां पे बात बस यूटिलिटी की है, और किसी चीज की बात नहीं है। हां, हिंदी के यूजेज को हमारे देश में पॉलिटिसाइज बहुत किया गया है भाई। डिवीजन्स को पैदा करने के लिए, कल्चरल आधार पर डिवीजन्स को पैदा करने के लिए यह बोला गया है कि भाई सरकारें हिंदी को प्रमोट करती हैं, बाकी भाषाओं को दबाती हैं। कोई भी भाषा दबने वाली नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हिंदी स्पीकिंग लोगों के, उन पे, मतलब जो लोग हिंदी स्पीकिंग लैंड के हैं, हिंदी हर्ट लैंड के हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो दूसरी स्टेट्स की भाषा को भी सीखें और उनको भी उतना ही प्रमोट करें। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हमको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं
जिनकी कोर भाषा हिंदी है, वो कम से कम एक साउथ इंडिया की भाषा या नॉर्थ ईस्ट की भाषा तो सीखे ही सीखें। संस्कृत सीख के बस काम ना चलाएं। हिंदी दिवस के रियल मतलब को हम तब मीट कर सकते हैं जब पूरे देश की जनता हिंदी को एक अपनी भाषा की तरह समझेगी। जब तक वो नहीं समझेगी तब तक हिंदी दिवस को मनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आई होप आपको काम भर की चीजें और थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने को मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे।